नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं इंडिया नामा। बुलेटिन की शुरुआत कल होने वाले करगिल विजय दिवस की खबर के साथ करते हैं। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है, जिसे लेकर कश्मीर में खास तैयारी की गई है। आज सेना प्रमुख एलओसी पहुंचे तो कल पीएम मोदी लद्दाख पहुंचकर सेना के जवानों की हौसला अफजाई भी करने वाले हैं। कारगिल विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में एक गौरवशाली दिन है। कारगिल वो क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तानी सेना ने युद्ध किया और पड़ोसी मुल्क के कब्जे से कारगिल द्रास क्षेत्र को आजाद कराया। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विजय गाथा लिखी। वो दिन था 26 जुलाई 1999 का, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चारों खाने चितकर भारत के जयकारे लगाए थे। इसलिए हर साल भारत पाकिस्तान की सैन्य जंग को इतिहास में विजय के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है, जिसे कारगिल विजय दिवस कहते हैं। भारत वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को इस दिन याद किया जाता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की। पूरी लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि उस टाइम मीडिया का जमाना है, पूरा देशवासी देख रहे हैं, देश देख रहे हैं कि भाई इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन जब एक बार फतेह की टू राजरी फॉर 18 ग्रेनेडियर्स ने, तो सेना का मनोबल तो बढ़ा ही बढ़ा, देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा और पाकिस्तान ने समझा कि अब वो ज्यादा देर ऊपर पहाड़ियों पर रुकने वाले नहीं। इस बार हिंदुस्तान कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहां हिंदुस्तान ने विजय पताका फहराई थी। ये तस्वीरें बत्रा टॉप, टाइगर हिल, थ्री पिंपल्स, गन हिल और टोलो लिंक टॉप की है, जहां की चोटियां आज भी कारगिल के शहीदों को याद करती है, उनकी विजय गाथा गाती है। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रही थी और एलओसी का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। इस पर भारतीय सेना ने सैन्य अभियान चलाया और चुनौतियों से लड़कर पाकिस्तानी सेना का डटकर सामना किया। हमारे जांबाज सैनिक ऊंचाइयों तक चढ़ाई करके गए, मौसम की मार झेली, कई दिनों तक सिर्फ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनका हौसला ही था जिसने भारत को विजय दिलाई थी। एक माउंटेन डिवीजन यहाँ ऊपर आया। 1 जून 99 से उन्होंने ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जनरल महेंद्रपुरी, जब मैंने कर्नल मेजर राजेश अधिकारी को और कर्नल विश्वनाथन को खोया, उन्होंने बात की कि नहीं, अभी आप फर्म बेस प्रोवाइड करिए टू राजरीफ को और हम पूरी तैयारी करेंगे। और 5 जून तक जो बोफर्स भी आई और 10 दिन लगातार बोफर्स फायर करते रहे, जो ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह और ब्रिगेडियर एएन ऑयल। तो उसके बाद तो सबसे मुश्किल लड़ाई मेरे लिए जो थी वो तोलो लिंक थी, 22 दिन रात दिन। और मैं सिर्फ उन जवानों को सलाम करना चाहता हूँ, जेसीओस को, ऑफिसर्स को, जिन्होंने शहादत दी और जो घायल हुए और जिन्होंने वो डटे रहे और पीछे नहीं हटे। कारगिल की लड़ाई को भारतीय सेना की ओर से लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में गिना जाता है। दुश्मन को खदेड़ते हुए भारतीय सेना ने देश की रक्षा की थी। भारतीय सेना का ये ऑपरेशन विजय लगभग 3 महीनों तक चला था और सेना ने टाइगर हिल को 26 जुलाई 1999 में वापस अपने कब्जे में लेते हुए जीत का परचम फहराया था। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लद्दाख के द्रास जाएंगे और रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उनकी पत्नियों से बातचीत करेंगे। इससे पहले आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर में एलओसी का दौरा किया और लगातार कश्मीर के एलओसी से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना की तैयारी का जायजा भी लिया। भारत माता की रक्षा हमारे जवान आज भी उसी शिद्दत से करते हैं जैसे पहले किया करते थे।
हिंद की सुरक्षा में कोई दुश्मन अगर आंख उठाता है तो हमारे वीर सैनिक उसे जहन्नुम पहुंचा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में सुरक्षा को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में सभी सैन्य प्रतिष्ठानों पर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। 29 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। जम्मू में पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, टेरर अटैक्स में इजाफा हुआ है। इसके बाद सेना जम्मू में एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है और इसी बीच हमले को लेकर और हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है, जवान चौकन्ने हैं और कई तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। अगली खबर जम्मू के कठुआ से है, जहां के गांव बदनोटा के पास सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं दोनों ने आतंकियों को रसद और बाकी सामान मुहैया करवाई थी। दहशतगर्दों के मददगार किए गिरफ्तार। कठुआ के किलर आतंकिस्तान में थंडर। आतंकियों को मदद तो मिलेगा दो जब। जैश के सिपह सलार अब बनेंगे शिकार। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आज कठुआ आतंकी हमले से जुड़े हुए जैश ए मोहम्मद के 2 मददगारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों की माने तो इन दोनों मददगारों ने ही कठुआ आतंकी हमले में मदद की थी। इनकी पहचान लियाकत और राज के रूप में हुई है। इन दोनों ने आतंकियों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा राशन, रहने का ठिकाना और बाकी जरूरी सामान उपलब्ध करवाया। कठुआ के मचेड़ी इलाके में हुए भारतीय सेना के काफिले पर आतंकी हमले मामले में जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस को जांच के दौरान अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ के मल्हार इलाके से 2 आतंकी सहयोगी, जिनका नाम एक का लियाकत अली है, दूसरे का मूल राज है, इन दोनों आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि आतंकी हमले से ठीक पहले इन लोगों ने जंगल में आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुँचाया था, यानी कि जंगल में रहते हुए उनके खाने पीने का इंतजाम किया था। साथ ही साथ में भारतीय सेना की जो मूवमेंट है उसकी पूरी जानकारी जो है इन आतंकवादियों तक पहुंचाई थी और साथ ही साथ में जो पीओके में बैठे हुए आतंकी आका हैं उन तक बात करवाने के लिए इन आतंकियों को भी इंटरनेट मुहैया करवाया था। तो इस आरोप में अब इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 2 सहयोगियों को कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों के इन 2 सहयोगियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे आतंकवादियों को रणनीतिक और रसद सहायता देने में शामिल और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि बीती 8 जुलाई को कठुआ के बदनौटा गांव में आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 4 सैनिकों और एक स्थानीय पुलिसकर्मी समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।
जुलाई को ये आतंकी हमला कठुआ के मचेड़ी के बदनोता इलाके में हुआ था और तब से लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना उन आतंकवादियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और इसमें ये अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकी इस इलाके में इस समय मौजूद हैं, जंगल के अंदर हाइडआउट बनाकर बैठे हुए हैं, तो इन आतंकी सहयोगियों की मदद से अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन आतंकवादियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इनसे लगातार पूछताछ कर ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार कितनी संख्या में आतंकी थे जिन्होंने ये हमला किया था, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि दो तरफ से ये आतंकी हमला जो है वो भारतीय सेना के काफिले पर हुआ था। तो ये सारी जानकारी जो है वो अब इनसे इकट्ठा की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि इस पूरे मामले में अब कुछ और भी गिरफ्तारियां हों। खुफिया सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर समेत जम्मू डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में 40 से ज्यादा दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। आपको बता दें कि सेना ने जम्मू डिवीजन से आतंकवाद को खत्म करने के लिए 4000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है, जिनमें शीर्ष पैरा कमांडर और युद्ध कौशल में निपुण प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। निर्माणाधीन इमारत से बंदूक लाइसेंस बरामद हुए। 230 से ज्यादा बंदूकों के लाइसेंस बरामद किए गए हैं। जम्मू से ये चौंकाने वाली खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत से बंदूक के लाइसेंस मिले हैं और ये एक दो लाइसेंस नहीं है, थोक के भाव में लाइसेंस देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर उन लाइसेंसों की है जो बंदूक के लाइसेंस बताए जा रहे हैं। निर्माणाधीन इमारत से बंदूक लाइसेंस बरामद की गई है। 230 से ज्यादा बंदूक लाइसेंस बरामद किए गए। इस खबर के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं, पुलिस चौकन्नी हो गई है, मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जम्मू पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर जम्मू में 435 गन लाइसेंस बरामद किए हैं और हम इस समय उसी इलाके में मौजूद हों। ये सतवारी का करण बाग का इलाका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत है, इसी इमारत के अंदर से 435 गन लाइसेंस जो है वो बरामद किए गए हैं। जो प्राइमा फेसी देखें तो वो फेक गन लाइसेंस जो है वो बताए जा रहे हैं और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर फेक गन लाइसेंस के मामले में सीबीआई की एक बड़ी जांच जो है वो अभी चल रही है। और इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनको ये इस बात के लेकर इनपुट मिलती है कि इस बिल्डिंग के अंदर बड़ी मात्रा में गन लाइसेंस को जो है वो रखा गया। और कल शाम को जब इस बिल्डिंग के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अलग अलग विंग्स ने मिलकर छापेमारी की तो यहाँ से 435 गन लाइसेंस जो है वो बरामद किए गए हैं। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिया। एफआईआर नंबर 177 जो सतवारी पुलिस थाने के अंदर दर्ज की गई है और लगातार जांच की जा रही है कि आखिरकार इन लाइसेंसों को बनाने में किन की मिली भगत जो है, क्योंकि सीधे तौर पर ये देखें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बने हुए ये लाइसेंस बताए जा रहे हैं और ये लाइसेंस जो है वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो बनाए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर ही तैयार किए जाते हैं। तो इनमें इसमें सरकारी विभाग के कौन से ऐसे अधिकारी इस फेक गन लाइसेंस के मामले में शामिल हैं उन पर भी जांच जो है वो की जा रही है, उनके नाम भी पता करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ में देखा जा रहा है कि क्या मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाया था, किस तरीके से लोगों को झांसा देकर, लोगों से पैसा ऐड कर इस तरीके के फेक गन लाइसेंस जो है वो तैयार किए जा रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, उसको देखते हुए अपने आप में बहुत बड़ा मामला सामने बन जाता है, क्योंकि इस समय लगातार जम्मू के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट में इस समय आतंकी गतिविधियां लगातार होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अगर ये फेक गन लाइसेंसेस अगर यहाँ पर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामला अपने आप में कितना गंभीर और कितना बड़ा बन जाता है। और अभी इसी बात को लेकर जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। ये घर जो है ये एक तीरथ सिंह का घर था। अब ये जो लाइसेंस आए हैं वो किनके हैं, किन्होंने यहाँ पर रखे हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे और जिसको यहाँ से पुलिस ने बरामद किया है उस पर जो है जांच लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। वहीं अगली खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी को नया दफ्तर अलॉट हो गया है। केंद्र सरकार ने आपको नया दफ्तर मुहैया कराया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को नया दफ्तर मिल गया है। अब आम आदमी पार्टी के नए दफ्तर का पता बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन होगा। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी अब उसका दफ्तर बदलने वाला है। जी हां, उसके मुख्यालय का पता अब बदलने वाला है। 206 राउज एवेन्यू से ये पता बदलकर 1 रविशंकर लेन तक पहुंच गया है। ये पहले पूर्व में राष्ट्रीय पार्टी रही एनसीपी का कार्यालय हुआ करता था। आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय अब यहां बनेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी का पुराना कार्यालय खाली करने का आदेश 10 अगस्त तक का था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया था। दरअसल दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उसका विस्तार होना था और उस विस्तार के लिए आम आदमी पार्टी के पुराने ऑफिस की जगह दी गई थी। अब ये आम आदमी पार्टी का नया पता होगा। नए पते को लेकर कई बार कई तरीके की खबरें आई। मसलन आम आदमी पार्टी को नया दफ्तर साकेत में मिल रहा था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि सेंट्रल दिल्ली में ही उनका भी दफ्तर होना चाहिए। ये जो नया दफ्तर है इसमें कुल 6 कमरे हैं और ऑफिसेस को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो 8 कमरे तक ये ऑफिस पहुंचता है। और ये पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है अब उसका ये कार्यालय होगा। पूर्व में भी ये कार्यालय एक राष्ट्रीय पार्टी एनसीपी का ही हुआ करता था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली। बात कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट का मामला थमता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट लगाने के आदेश को रद्द कर चुका है, लेकिन अब नेम प्लेट लगाने के आदेश के समर्थन में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। फिर से गहराया नेम प्लेट विवाद। नेम प्लेट का सपोर्ट, पिटीशन इन कोर्ट। सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम, खुद को पक्षकार बनाने की मांग। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को फिलहाल नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत नेम प्लेट लगाने की बाध्यता को खत्म करने का आदेश दे चुकी है, लेकिन ये विवाद अभी थमा नहीं है। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के समर्थन में एक पिटीशन दाखिल की गई है। पिटिशनर का कहना है कि इस मामले को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद को इस मुद्दे पर पक्षकार बनाए जाने की भी मांग की है। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश का समर्थन करते हुए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि नेम प्लेट लगाने का निर्देश शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिहाज से दिया गया है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि इस मामले पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला देकर खुद को इस मामले में पक्षकार बनाए जाने और उसका पक्ष सुने जाने की मांग की है। देश की सुप्रीम अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित है। ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं, फेरी वालों समेत खाद्य विक्रेताओं को भोजन या सामग्री का प्रकार प्रदर्शित करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल कोर्ट का कहना था कि अगर याचिकाकर्ता बाकी राज्यों को जोड़ते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल पिछले हफ्ते यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों की नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे। बाद में यूपी सरकार ने पूरे राज्य में इस आदेश को लागू कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया था। योगी सरकार के इस कदम की न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू और आरएलडी समेत बाकी पार्टियों ने भी आलोचना की थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं
कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। कावड़ लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही हैं और शुरू से यहाँ की परंपरा रही है। किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने बैर नहीं किया कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन सर विपक्ष तो ये पहचान करके चिन्हित करने की जो बात है वो मेरी समझ में नहीं है। विपक्ष क्या कह रहा है मुझे उससे नहीं लेना देना, मेरी एक राय है जो मैंने रखी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यह आदेश सांप्रदायिक और विभाजनकारी है और इसका उद्देश्य मुसलमानों और अनुसूचित जातियों को उनकी पहचान बताने के लिए मजबूर करके उन्हें निशाना बनाना है। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता में मौजूद बीजेपी ने कहा था कि यह कदम कानून व्यवस्था के मुद्दों और तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।